नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग मिशन जेपीएससी 2026 का एक प्लेलिस्ट बनाया है और इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको लगातार वीडियो जो है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें सीक्वेंस वाइज पेपर 2 के सभी टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करें ताकि नए और पुराने विद्यार्थी दोनों जो है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएं, हर टॉपिक उनका क्लियर होते जाए। तो इस तरह से फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर करने के बाद सेकंड टॉपिक की ओर आगे बढ़े थे, जिसमें 7 प्रश्न पूछा जाएगा। सेकंड टॉपिक का जो 2 सब टॉपिक था, सदान और आदिवासी, वो आपको हम पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न पूछा जाएगा और विभूति से 2 प्रश्न, और दोनों को साथ में लेके क्यों चल रहे हैं ये पहले पीवाईक्यू देखिए, अपने आप को आइडिया हो जाएगा। तो 2016 में एक सवाल पूछा गया था झारखंड स्वतंत्रता सेनानी से, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से या में होना चाहिए, प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? बिरसा मुंडा, तिलंगा खड़िया, तिलका मांझी और सिद्धू और कानू। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया 2021 में जो जेपीएससी हुआ था, उसमें निम्नलिखित में कौन खेरवार आंदोलन के नेता है? सिद्धू कानू, भागीरथ मांझी, शेख भिखारी, गणपत राय। अगला सवाल 2024 में जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ था जेपीएससी में, उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में किन्होंने लड़का विद्रोह यानी कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था? बुद्धू भगत, जतरा भगत, भागीरथ मांझी, करिया मुंडा। फिर है असहयोग आंदोलन के नायक गोपबंधु दास का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? ये पिछला जेपीएससी जो 11 से 13 हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया था। पलामू से, सरायकेला से, हजारीबाग से, दक्षिणी छोटा नागपुर का से। तो 3 सवाल जो शुरुआत के आप देखे वो इजी था। कोई भी बुक अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो उम्मीद करते हैं उस बुक में उनके बारे में चर्चा जरूर आपको मिल जाएगा, लेकिन इस तरह के जो फैक्ट है वो आपको जनरल किताब में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका क्या उपाय है, वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे इन सबको हम लोग मैनेज करते हैं। तो एक मोटा मोटी आइडिया हो गया कि स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत हमको कुल मिला के जो इतिहास के संदर्भ में हम लोग झारखंड आंदोलन पढ़ते हैं, वो उस आंदोलन को ही क्या करना है, पढ़ना। मतलब जैसे झारखंड में अंग्रेजों का आगमन होगा, उसके बाद जो भी हम लोग विद्रोह वगैरह पढ़ते हैं वो सारा विद्रोह आपको पढ़ना है, तो उससे सवाल आपका बन जाएगा। अब देखते हैं विभूति से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था? अल्बर्ट एक्का, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जतरा उरांव। मतलब अगर कोई व्यक्ति नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में झारखंड का नाम को ऊंचा कर रहा है तो उस व्यक्ति से संबंधित सवाल देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो 1947 से पहले वाला व्यक्ति हो या 1947 के बाद, मतलब देश की आजादी से पहले वाला व्यक्ति हो या देश की आजादी के बाद वाला, है ना। तो ये हो गया विभूति। अब इसी साल दूसरा जो सवाल पूछा गया, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार कौन था? उरांव था, गोंड था, हो था, नागवंशी। अब देखिए विभूति है तो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद वाले व्यक्तियों से भी सवाल पूछा जा रहा है और स्वतंत्रता आंदोलन से जो संबंधित है उससे भी सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे दोनों टॉपिक को मिला के इस वीडियो लेक्चर को बनाया गया है। तो आपको कारण पता चल गया होगा कि क्यों हम लोग स्वतंत्रता सेनानी और विभूति को साथ में लेके चल रहे हैं। अब अगला सवाल देखते हैं जो कि 2021 में आया था, विभूति से संबंधित। झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मशीनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? मतलब एक व्यक्ति थे जो कि आदिवासियों का ईसाई धर्म में जो परिवर्तन किया जा रहा था उसका विरोध किए थे, उस व्यक्ति का नाम बताना है। जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, अल्बर्ट एक्का, मुकुंद नायर। तो इसका सही आंसर होगा आपका कार्तिक उरांव। और कार्तिक उरांव के बारे में आप जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये इंटरनेशनल लेवल तक के इंसान थे, और इसके बारे में जब विकिपीडिया में आप पढ़िएगा ना तो ये लाइन जो है स्पष्ट आपको मिल जाएगा। तो ऐसा भी कभी कभी हमको देखने को मिलता है, या सवाल देखिएगा पता चलेगा कि विकिपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन हाईलाइटेड है उससे डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं विभूति के अंतर्गत। और ये 2-3 एग्जाम्पल हम आपको पढ़ाने के दौरान बता भी देंगे। एक एग्जाम्पल तो ये मिल जाएगा और एक एग्जाम्पल जो है फादर कामिल बुल्के का मिलेगा, ठीक ना। अब अगला सवाल देखते हैं। इसी साल जो विभूति का जो दूसरा प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन से विभूति 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन से शामिल है? मतलब ऐसे लोगों के बारे में भी पूछा जा रहा है जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित है। तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक है, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, तो इनके बारे में वहां पे ही जान लेंगे। लेकिन एक आइडिया रखिएगा कि विभूति में उन लोगों के बारे में भी पूछा जा रहा है जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अपना योगदान दिए थे। अगला सवाल 2024 के बैकलॉग में पूछा गया, विभूति के अनुसार के संदर्भ में निम्नलिखित में किन्हें परमवीर चक्र? अब देखिए पीवाईक्यू क्यों बोला जाता है आपको पढ़ते रहना। एक तो डायरेक्शन बताता है, सही डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में हमको जाना है, एक लिमिट में हमको बांधना है ना। तो विभूति के अंतर्गत तो आप एक किताब ले सकते हैं और सबका जीवनी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जनरल हम लोग किताब पढ़ते हैं झारखंड आंदोलन का, उसमें जिन भी लोगों का जिक्र हुआ है उसी से सवाल देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज में जाके
पूछा जा रहा है, मतलब जनरल किताब में नहीं मिलता है। तो एक आध गो का वो क्या सोर्स होगा हम आपको बता देंगे, या कैसे उसको हैंडल करना वो हम आपको बता देंगे। और PYQ भी क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, रिपीटेड होता है। कोई डायरेक्टली रिपीट हो जाता है, कोई इनडायरेक्टली। तो देखिए ये डायरेक्टली आपका क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो ये सब फायदा है PYQ सॉल्व करने का। अब देखिए विकिपीडिया वाला आपको जो एग्जांपल दे रहे थे कि विकिपीडिया में जाइएगा और कामिल बुल्की के बारे में जब सर्च कीजिएगा तो राम कथा उत्पत्ति एवं विकास वो जो है हाईलाइटेड आपको मिल ही जाएगा। उसके बारे में थोड़ा भी अगर आप पढ़िएगा ना तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र जो है आपको जरूर मिलेगा। तो बहुत ज्यादा डीप में जाके सवाल नहीं पूछा जाता है। हाँ, आपको जानना है कि कामिल बुल्के झारखंड से संबंधित थे, उनके बारे में आप थोड़ा बहुत जीवनी अगर पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। ये हम लोगों के पुराने नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 से 13 JPSC जो हुआ था उसमें विभूति में क्या प्रश्न पूछा गया था, जो पिछला 2024 में हुआ था। 1855-56 के हूल का नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया? जयराम मुर्मू, मंगल मुर्मू, रघु हांसदा, लुबिया माझी और बैगा माझी। मतलब विभूति के अंतर्गत जो स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत हम जो पढ़े उसको विभूति के अंतर्गत भी क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। अब स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत भी इन लोगों को पढ़िएगा और विभूति में भी इन लोगों को पढ़िएगा। तो इस तरह से मिला जुला के अगर पढ़िएगा तो आपका सवाल जो है वो बन जाएगा। इसीलिए हम बोले कि एक हम लोग होलिस्टिक अप्रोच लेंगे, सबको मिला जुला के पढ़ेंगे तो हमारा सवाल जो है दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी पूछा जाएगा वो बन जाएगा। रामजीत हांसदा, बुधराय किस्कू और चंद्राय टुडू निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? संथाल, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहाड़िया विद्रोह। तो कुछ ऐसे सवाल हैं, जैसे कि आपको अभी हम 12 सवाल बताए, 4 सवाल स्वतंत्रता सेनानी से और 8 सवाल जो बताए विभूति से। उसमें 2 ऐसे प्रश्न थे जो कि सामान्य किताब में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसको हैंडल कैसे करना है ये सब आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। वीडियो लेक्चर आप देखते रहिए, सभी टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसे कि आपको इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, अगर ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे तब, कि हम लोग जो झारखंड का ऑलरेडी इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें अंग्रेजों के आगमन के बाद बहुत सारे विद्रोह पढ़ते हैं। अंग्रेज का पहले आगमन होता है, फिर राजाओं के द्वारा विद्रोह किया जाता है, फिर यहाँ के जनजातियों के द्वारा और जो सदान है उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है, फिर 1857 का विद्रोह होता है, फिर राष्ट्रीय लेवल के जो आंदोलन चलते हैं उसमें यहाँ के लोग भागीदार एक तरह से करते हैं या भाग वहाँ पे लेते हैं, जैसे कि आपका असहयोग आंदोलन, सविना अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें कई लोग जो है वो झारखंड के लोग थे जो कि भाग ले रहे थे, तो उनके बारे में भी सवाल पूछा गया है। तो इन सबको हमको पढ़ना है जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, अलग तरीके से पढ़ना है। यहाँ व्यक्ति को पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सेंटर में रखना है कि अगर कोई वहां पहले आंदोलन को सेंटर में रखते थे, जैसे कोल विद्रोह पढ़ रहे हैं तो हमारा सेंटर क्या था, कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह से जो भी घटनाक्रम था वो सबको समझते थे, उसी में ये व्यक्ति सबका क्या आता था, बुद्धू भगत सबका नाम आता था। लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे, बुद्धू भगत को सेंटर में रखेंगे और उसके बाद देखेंगे उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटना और वो किस किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनका क्या योगदान रहा। तो लगभग वही सारे चीज पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़े से दूसरे तरीके से पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में जिस तरह से डिमांड किया गया उस तरीके से पढ़ने हैं। तो चलिए स्वतंत्रता सेनानी शुरू करते हैं हम लोग और जानते हैं आज का पहले स्वतंत्रता सेनानी के लिस्ट में किनका नाम आता है। तो एक तरह से कहिए अभी हम लोगों का 8 मिनट हो गया है और 8 मिनट तक वही विद्यार्थी यहाँ पे टिके हुए होंगे जो हमारे बातों को समझ रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनको समझ में आ रहा होगा और क्या पढ़ना है जो अभी हम बता रहे थे वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, तभी दिख रहे होंगे, और नहीं तो बाकी लोग स्किप कर चुके होंगे। तो अब यहाँ पे अब देखिए कि हम लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी में सबसे पहला नाम जो लिए है वो लिए है बैकुंठ धवलदेव का। और हमारा जो एक हेडिंग दिख रहा होगा वो है झारखंड में अंग्रेजों का आगमन। तो झारखंड में अंग्रेजों के आगमन के बाद जो सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिस्ट में है वो है बैकुंठ धवलदेव। तो उम्मीद करते हैं बैकुंठ धवलदेव के बारे में आप थोड़ा बहुत जरूर पढ़े होंगे जब धालभूम के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आज के इस वीडियो को देख लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में हमको जानना है, लेकिन ये व्यक्ति जो है उससे पहले भी कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए होंगे जिससे अंग्रेजों का इनका विड़ंत हुआ और ये स्वतंत्रता सेनानी के गिनती में आ गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कैसे अंग्रेजों का आगमन होता है, उस समय का थोड़ा परिस्थिति, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को स्वतंत्रता सेनानी और विभूति यानी व्यक्ति के बारे में पढ़ना है। लेकिन जब उस समय की परिस्थिति को आप नहीं जानिएगा तो व्यक्ति को आप कैसे समझिएगा। तो हम थोड़ा बहुत उस समय का परिस्थिति या जो भी कहानी होगा वो आपको बताने का प्रयास करेंगे, या उस व्यक्ति से रिलेटेड जो भी आंदोलन होगा उस आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप पहले से पढ़े हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े तो हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, कुछ ना कुछ जो
है आपको समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई किताब पढ़िएगा तो उस समय वो फैक्ट जो है आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे नाम आता है बैकुंठ धवलदेव। तो बैकुंठ धवलदेव को अभी थोड़ा सा हम पीछे रखते हैं और हम समझते हैं झारखंड में अंग्रेजों का आगमन। तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आती है व्यापार करने के लिए, लेकिन ये लोग व्यापार करने के साथ साथ राजनीति में इंटरफेयर करने लग जाते हैं और राजा महाराजाओं को एक दूसरे से लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं, फूट डालो और शासन करो की ये लोग नीति जो है अपनाते हैं। और इस तरह से ये लोग जो है धीरे धीरे भारत के क्षेत्र में कब्जा करना शुरू करते हैं। इसी क्रम में आपको एक बक्सर का युद्ध सुनने को आया होगा कि निर्णायक युद्ध माना जाता है। और इस युद्ध के बाद 1765 में ही एक संधि होता है, इलाहाबाद की संधि, जिसमें बंगाल का नवाब जो हो गया, बंगाल हो गया, अवध हो गया और मुगल बादशाह, तीनों को हराया जाता है और इससे संधि किया जाता है। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में एक संधि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। अब संधि मतलब एक तरह का एग्रीमेंट आप मान लीजिए। एग्रीमेंट हो रहा है कि किन बातों को दोनों कोई जो है वो मानेंगे। तो एग्रीमेंट के तहत बोला गया कि अंग्रेज जो है शाह आलम द्वितीय जो उस समय के मुगल बादशाह थे उसको वो 26 लाख रुपया देंगे और उसके बदले शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों को क्या देगा, तो उसके बदले अंग्रेजों को मिला दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। किन क्षेत्रों का, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब जब भारत का इतिहास पढ़ रहे होंगे तो भी ये सब चीज जो है आधुनिक इतिहास में आप जरूर पढ़ेंगे। तो इस तरह से 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिलता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से अब टैक्स राजा नहीं बल्कि कौन वसूलने वाला है, अंग्रेज वसूलने वाला है। और उनमें से जो भी पैसा आएगा उसमें 26 लाख रुपया जाएगा शाह आलम द्वितीय का। तो अंग्रेज क्या चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनका इनकम हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो कलेक्ट हो सके ताकि 26 लाख रुपया देने के बाद उसके पास कुछ बचे और ज्यादा से ज्यादा बचे ताकि उनका इनकम जो है बढ़े। क्योंकि वो लोग यहाँ अल्टीमेटली कमाने आए थे, लूटने ही आए थे, तो अपना इनकम तो वो बढ़ाने के बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे। अब सीधा सा मतलब है, एक आप सामान्य व्यक्ति के तौर पे समझिए कि आपको टैक्स कब ज्यादा मिलेगा, पैसा कब ज्यादा मिलेगा, जब आपके अधीन बहुत बड़े क्षेत्र होंगे। तो कलकत्ता का मेन सेंटर जो हो गया या जो मुख्य स्थान था उस समय, वहां पे तो अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, लेकिन जो सीमावर्ती इलाके थे उसमें अभी भी अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था। वहां छोटे छोटे राजा जो है वो शासन कर रहे थे। तो अब इनका टारगेट हो गया, जब 1765 में दीवानी अधिकार मिल गया, बड़े बड़े राजाओं को ये पराजित कर लिए, बड़े शहरों में इनका कब्जा हो गया, तब अब इनका टारगेट था कि जो छोटे छोटे जगह है या छोटे छोटे सीमावर्ती इलाका है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने कब्जे में करेंगे ताकि वहां के राजा भी हमको पैसा दे और हमारा इनकम बढ़े। और इसी क्रम में ये लोग झारखंड में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। आपको डिटेल नोट्स जो है बार बार कहते हैं कि ऐप में है, वहां पे अगर देखिएगा तो वहां डिटेल सारा चीज को हम बताए हैं। तो उसमें ये जो चैप्टर है आधुनिक हम लोग इतिहास जब पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखिएगा हम वहां पे मैप का यूज किए हैं और मैप का यूज किए और आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं कि इस जगह, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि झारखंड के जो पूरब है, पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल है और कलकत्ता है। तो इस तरह से कलकत्ता में इनका कब्जा हो चुका था। अब कलकत्ता में अगर देखिएगा तो इस इलाके में, इस आसपास में आप देखिएगा मिदनापुर, कलकत्ता के इस मिदनापुर में भी अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। अब इसके सीमावर्ती इलाका अगर आप देखिएगा तो ये अभी का वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम आता है। पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है घाटशिला या ढालभूम हम कह सकते हैं, है ना। तो ढालभूम जो है वो यहाँ जो है सीमावर्ती इलाका में पड़ता है। अब यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा है तो अंग्रेज क्या चाहेंगे, इसके सीमावर्ती इलाका में जहां पे इनका कब्जा नहीं है वहां पे इनका कब्जा हो जाए। पहले होता भी क्या था ना कि अगर आपका कब्जा यहाँ पे है और आपकी सीमावर्ती क्षेत्र को आप अगर छोड़ दीजिएगा खुला ना, तो जितने भी विद्रोही है वो यहाँ पे आएंगे, जमा होंगे, अपना धीरे धीरे पावर बढ़ाएंगे, उसके बाद वापस आक्रमण कर देंगे। तो ये भी अंग्रेज नहीं चाहेगा कि कोई जो है अपना शक्ति बढ़ाए या कोई विद्रोही जो है वो कहीं पे जाके इकट्ठा हो और हमारे खिलाफ लड़ाई जो है वो लड़े। इसीलिए ये लोग अपने सीमावर्ती जो क्षेत्र है उस पर कब्जा करना प्रारंभ करते हैं और इसी क्रम में ये लोग झारखंड पहुंचते हैं। तो ये दो इनका मुख्य रूप से फायदा था। दूसरा, व्यापार वगैरह अगर करना है तो मार्ग अगर सुरक्षित रहेगा तो व्यापार करेंगे लोग, और व्यापार करेंगे तो सरकार को यानी अंग्रेज को यहाँ पे क्या मिलेगा, चुंगी मिलेगा, टैक्स मिलेगा, उससे भी उनका इनकम जो है वो आपको बढ़ेगा। तो मान के चलिए ये रास्ता है। अब ये रास्ता से कोई व्यापार जो है, व्यापारी जो है वो व्यापार करता है। अब यहाँ से कोई लोग आएंगे, उसका सामान को लूट लेंगे,
तो कोई व्यापारी इस मार्ग को चुनेगा? नहीं चुनेगा। लेकिन वहीं पे अगर अंग्रेजों का यहाँ पे कब्जा हो जाता है, अंग्रेज कहते हैं ये मार्ग सुरक्षित है, कोई भी आपको लूटेगा नहीं, तो व्यापारी यहाँ से आएगा और यहाँ से आने के लिए वो टैक्स भी देगा अंग्रेज को। और इस तरह से अंग्रेज को अगर यहाँ पे कब्जा करते हैं, अंग्रेज अगर यहाँ पे कब्जा करते हैं, तो हर तरीके से क्या था? फायदा था। पहला तो टैक्स मिलता, दूसरा अपना क्षेत्र का विस्तार होता, और तीसरा अगर व्यापार वगैरह कर रहा है तो उससे भी उनको चूंगी मिलता। और चौथा एक और भी है, यहाँ खनिज संसाधन से भरपूर था ये जगह, तो खनिज संसाधन भी उनको क्या होता? यहाँ पे मिल जाता। तो इस तरह से ये लोग जो है यहाँ एंट्री करने के लिए, तो अब आने के लिए ये क्या हो गया? तैयार हो गया, समझ गए कि झारखंड में कब्जा करना है और कब्जा करने के अपना क्षेत्र बढ़ाना, अपना इनकम बढ़ाना है। अब यहाँ पे ये आएंगे तो क्या ये क्षेत्र जो है वो खाली मिलेगा? नहीं, कोई ना कोई राजा जो है वो शासन करेगा। अब इसमें क्या हुआ ना कि कुछ छोटे छोटे राजवंश थे और कुछ बड़े राजवंश थे। अगर झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, दूसरे पूरे नेशनल लेवल के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। तो झारखंड के संदर्भ में देखिए तो कुछ छोटे छोटे राजवंश थे और कुछ बड़े राजवंश थे। तो कुछ छोटे छोटे जो राजा थे वो क्या कर लेते हैं? अंग्रेजों का अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। सीधा सा मतलब है, आप समझ लीजिए कि बंगाल का, अवध का और मुगल बादशाह को ये लोग पराजित कर सके। उस समय बक्सर के युद्ध में पराजित कर चुके थे और उस समय के ये सबसे बड़े राजवंश कहलाते थे। अब इतना बड़ा जो राजा है उसको अगर अंग्रेज पराजित कर सकता है, तो छोटे मोटे जो राजा हैं उसको पराजित करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो कुछ राजा जो है वो डर के आत्मसमर्पण कर देते हैं। कहते हैं कि भाई जब ये लोग बड़ा बड़ा मुगल बादशाह जैसे बादशाहों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, तो हम लोग किस खेत का मूली है? और बोल के ये लोग क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो कुछ राजा तो आत्मसमर्पण कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे राजा होते हैं जो कि स्वाभिमानी होते हैं और वो जो है कुछ ऐसा करते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी में उनका नाम जो है वो गिना जाता है। और वैसे ही राजा में एक नाम आता है बैकुंठ धवलदेव। तो अब जो है कहानी के बाद हम लोग सीधे पहुंच गए अपने स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ धवलदेव पे। तो अंग्रेज इन्हें भी कहते हैं भाई तुमको हमारा अधीनता स्वीकार करना होगा। तो बैकुंठ धवलदेव कहता है हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये जान रहे थे कि अंग्रेज के कोई भी अधिकारी इनके दरबार में पहुंचे ना तो कुछ ना साम दाम दंड भेद लगा के डरवा के ये जो है हमको अपने अधीन कर ही लेंगे। इसीलिए बैकुंठ धवलदेव सख्त निर्देश दिया था कि अंग्रेज का कोई भी अधिकारी जो है हमारे दरबार तक पहुंचना नहीं चाहिए। इसीलिए जो भी इसके समर्थक थे सारे रास्ता को बंद कर दे रहे थे। मतलब ढालभूम का जो ये किला है, नरसिंहगढ़ किला जो है, उस तक पहुंचने वाला जो भी रास्ता था सबको ये ब्लॉक कर रहे थे। उस समय तो ऐसा भी संकरा रास्ता था, पेड़ वगैरह काट दिया जाता था, बड़ा बड़ा पेड़, और पूरे रास्ता में क्या किया गया? बिछाया गया। लेकिन जैसा कि कहा गया कि कई ऐसे छोटे छोटे राजा थे जो कि अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। कुछ ऐसे जमींदार थे या कुछ और भी लोग थे जो कि अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करेंगे और अंत में बैकुंठ धवलदेव जो है उसके किला तक अंग्रेज पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे इस अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था फर्गुसन। ये याद रखिएगा, इतिहास के संदर्भ में भी आपको ये पूछा जाएगा, दूसरे कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश है। आपको ये भी पूछा जाएगा कि अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? तो झारखंड के दक्षिण ओर से हुआ। किस ओर से? झारखंड के दक्षिण से यहाँ पे हुआ। और दक्षिण में उस समय जो है ढालभूम का राजा कौन था? तो बैकुंठ धवलदेव। तो जैसा कि बोला गया दूसरे राजा आत्मसमर्पण कर दिए, लेकिन जो है ये आत्मसमर्पण नहीं करता है। लास्ट में जब इसके किला तक अंग्रेज पहुंच जाते हैं और जानता है कि अब जो है हम अंग्रेजों से जीत नहीं सकते हैं, तो ये बोलता है जब किला मेरे हाथ में नहीं रहेगा तो हम भी इस किला को तुमको नहीं देंगे। और ये जो है अपने किला में खुद जो क्या कर देता है? आग लगा देता है। और इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है, किताब में लिखा हुआ है कि जलते हुए नरसिंहगढ़ किला पे अंग्रेज जो है कब्जा करते हैं। और ये बहुत ही निर्णायक एक क्या था? तारीख था, क्योंकि झारखंड में सबसे पहला प्रवेश इसी तारीख को हुआ जब नरसिंहगढ़ किला में यहाँ पे कब्जा किया गया। और ये तारीख था 22 मार्च 1767। तो 65 का घटना है इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद संधि के 1-2 साल होते होते ये लोग जो है अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे। इसी क्षेत्रीय विस्तार के क्रम में ये लोग झारखंड पहुंचते हैं और झारखंड का ढालभूम का जो इलाका है उसमें कब्जा करते हैं। कुछ ऐसे लोग थे, राजा थे, जमींदार थे, छोटे मोटे, जिनको उनका आत्मसम्मान से कोई लेना देना था नहीं, वो सीधे सीधे आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन बैकुंठ धवलदेव का आत्मसम्मान जो था वो ये, या है ना, ये
इस तरह के व्यक्तित्व रखते थे कि किसी की अधीनता हम नहीं स्वीकारेंगे, हम जितना ताकत है उतनी ताकत से क्या करेंगे, लड़ेंगे। हारेंगे तो अलग बात है, लेकिन जब तक है ना सांस है तब तक क्या करेंगे, लड़ेंगे। इस क्रम में ये लड़ते भी हैं, लास्ट में ये गिरफ्तार होते हैं। और जैसा कि बताया गया, ये मिदनापुर ये जगह है जहाँ पे इसका ऑलरेडी अंग्रेजों का क्या हो चुका था, कब्जा हो चुका था। यहाँ पे ये लोग जेल भी बनाए थे, तो इसी जेल में, मिदनापुर जेल में लास्ट में इनको क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग बैकुंठ धवलदेव के बारे में पढ़े। अभी 20 मिनट हो गया और आप कहिएगा सिर्फ एक के बारे में बताया, तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे थे। सारा आपका जो भूमिका है वो बताया गया कि कैसे अंग्रेजों का यहाँ पे आगमन हुआ, और ये पहला व्यक्ति थे या पहला राजा थे जिनका नाम आता है, जो कि अंग्रेजों का विरोध करते हैं और अंत तक विरोध करते हैं। लास्ट में इनको जेल में डाल दिया जाता है और ढालपुर पे, यानी अंग्रेज जो है झारखंड के एक इलाके पे कब्जा कर लेते हैं। और ये इलाका एक तरह से हम कह सकते हैं पहला इलाका था झारखंड का जिसमें अंग्रेजों का क्या हुआ, कब्जा हुआ। तो ये पहला प्रवेश था, इसीलिए टाइम लगा। आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे टाइम थोड़ा क्या लगेगा, कम लगेगा। आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो फिर से हम कह रहे हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हैं तभी देख रहे होंगे, और नहीं समझते तो अभी तक वीडियो ऑलरेडी आप स्किप कर चुके रहते हैं। तो यहाँ कोई भी चीज़ जो है वो आपको जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बताने का प्रयास करते हैं, जो काम का नहीं है। अभी हम जो कहानी बताए वो कहीं ना कहीं आप झारखंड के इतिहास पढ़िएगा ना तो वो सब आपको मिलेगा ही पढ़ने का। जब पढ़िएगा तब लगेगा कि हाँ कहीं पे हम लोग इसके बारे में क्या किए थे, सुने थे। अब देखिए ढालभूम का जो राजा है बैकुंठ धवलदेव, वो तो क्या कर दिया, गिरफ्तार हो गया। अब अपना पद खाली कर दिया। नरसिंहगढ़ किला भले जलता हुआ किला है, लेकिन फर्गुसन उस पे 22 मार्च 1767 को कब्जा कर लेता है। अब कहीं पे भी किसी भी राजवंश में अंग्रेज जब कब्जा करते थे तो वहां का एक नया राजा बनाते थे और उस राजा को बोलते थे कि हम जो जो बोल रहे हैं वो बात को तुमको मानना पड़ेगा, इंक्लूडिंग जो टैक्स देना होता था वो टैक्स लेते थे। क्योंकि आपको शुरुआत में ही एक कॉन्सेप्ट दिए कि आखिर अंग्रेज क्यों इंटर कर रहे थे, उनको पैसा चाहिए था। भाई जितना पैसा उनको मिलेगा उतना ही उनका इनकम बढ़ेगा और उतना ही उनको फायदा होगा, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे अब अगला राजा ढालभूम का बने तो बने कौन, तो अगला राजा बनता है उसी का भतीजा, यानी कि बैकुंठ धवलदेव का ही भतीजा, जो जगन्नाथ ढाल के नाम से जाना जाता है। अब आप कहिएगा कि ये जो है अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेज इसे राजा बनाया और अंग्रेज को टैक्स देने के लिए तैयार हुआ, फिर भी इसको स्वतंत्रता सेनानी में आप क्यों रख रहे हैं। तो अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा, और नहीं पढ़े हैं तो बस इतना जानिए कि अभी ये अंग्रेज के समर्थन से राजा तो बने, लेकिन राजा जैसे बनते हैं वैसे अंग्रेज का विरोध कर देते हैं और अपना विद्रोह जो है अगला 10 साल तक चलाते हैं। और लास्ट में इतना ज्यादा विद्रोह करते हैं और इनका विद्रोह को दबाना इतना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें अंग्रेज जो है राजा मान लेती है और इनकी सारे बातों में से कुछ बात जो है अंग्रेज जो है वो स्वीकार कर लेती है। तो कुल मिला के ठीक है, शुरुआत में ये अंग्रेज के समर्थन से राजा बने और अंग्रेज को जितना पैसा देने के लिए बोला गया उतना देने के लिए तैयार हुए, लेकिन बाद में इनका अंग्रेजों से मतभेद हो गया और हम कह सकते हैं झारखंड में जो पहला विद्रोह करते हैं राजा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ढाल विद्रोह ही हमको पढ़ने को मिलता है। बैकुंठ धवलदेव का ठीक है वहां अंग्रेजों का आगमन हुआ, वो अपने राजपाट को बताने के लिए क्या किए, वो लड़े और लास्ट में वो गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। लेकिन उसके बाद जो राजा बनता है जगन्नाथ ढाल, वो एक अलग तरीके से ही क्या करता है, विद्रोह करता है। और जब विद्रोह पड़े होंगे तो झारखंड में सबसे पहला विद्रोह जो है वो ढाल विद्रोह ही पड़े होंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा बैकुंठ धवलदेव के बाद जो अगला ढालभूम का राजा बनता है वो कौन बनता है, जगन्नाथ ढाल बनता है। और जगन्नाथ ढाल जो है ऐसे तो राजा बनेगा नहीं, सरकार को अंग्रेज को कुछ ना कुछ क्या करेगा, पैसा देगा। तो अंग्रेज को वो कितना रुपया टैक्स देने के लिए स्वीकार करता है, तो 5500 रुपया टैक्स देना स्वीकार करता है। तो अंग्रेज इतना मारपीट करके गोला बंदूक करके अपने अधिकारियों को भेज के क्यों कब्जा कर लिए, इसी पैसा के लिए और यहाँ पे जो भी संसाधन मिलेगा उस पर कब्जा करने के लिए, अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए। तो उनको पैसा मिल गया। अब जैसा कि कहा गया ठीक है 67 में ये राजा बन गए, जैसे वहां पे कब्जा हुआ राजा बन गए, लेकिन आगे चल के इनका अंग्रेजों के से विवाद होता है और विवाद होने के बाद ये विद्रोह कर देते हैं और ये विद्रोह चलता है 10 साल तक। यानी अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह करते हैं अगले 10 साल तक और लास्ट में अंग्रेजों को इनका जो बात है वो मानना पड़ता है। मानने के बाद 1777 में अंग्रेज पुनः इसे कहते हैं, शुरुआत में जब इससे विद्रोह कर दिया गया या अंग्रेज के खिलाफ ये जाने लगा तो बोला गया कि अब ढालभूम का राजा जगन्नाथ ढाल नहीं रहेगा। लेकिन
फिर वही बात है कि जगन्नाथ ढाल नहीं रहेगा तो ये लोग जो है दूसरे राजा ढूंढ रहे थे, इसका भाई नीमू ढाल को भी पकड़ के ले गया था और राजा बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो लोग बना नहीं सके। ये इतना विद्रोह किया, यहाँ के क्षेत्र से इतना ये रूबरू था जगन्नाथ ढाल कि बहुत ज्यादा परेशान करता है अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज के लिए ये नया जगह था। अब नया जगह था तो कहीं कैंप भी लगाते थे ना, तो विद्रोही लोग आते थे और उस कैंप को तोड़ फाड़ के क्या हो जाते थे, चले जाते थे। नया लोग था, उनको पता नहीं था अंग्रेजों को कि किधर से जाना है, किधर भागना है, क्या करना है, लेकिन जो यहाँ के लोग थे उनको तो सारा रास्ता पता था। तो बहुत ज्यादा परेशान किए और लास्ट में इतना ज्यादा परेशान हुए अंग्रेज कि बोले कि भाई या तो आप जगन्नाथ ढाल को राजा मान लो और नहीं तो इसका कोई व्यवस्था करो। तो लास्ट में ये लोग जो है जगन्नाथ ढाल को अपना क्या बना लेते हैं, राजा बना लेते हैं। और इस तरह से जगन्नाथ ढाल जब दोबारा राजा बनते हैं तो ये 3 वर्षों के लिए क्रम से कितना पैसा देते हैं, देखिए पैसा का यहाँ 5500 पहले मिल रहा था, अब ये बोलते हैं कि पहला वर्ष के लिए 2000 देंगे, दूसरा वर्ष के लिए 3000 और तीसरा वर्ष के लिए 4000। ये सब सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा और नहीं तो पछताइएगा, क्योंकि ये जो है देखिए आपको हाईलाइट भी हम कर दिए। PYQ ढाल विद्रोह कब से कब तक चला, 67 से 77। तो हम यहाँ पे बोले थे देखिए विद्रोह हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारा चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति अपने चाचा के बाद राजा बनता है, राजा बनने के बाद पुनः विद्रोह कर देता है। विद्रोह इसका 10 साल तक चलता है। जब 10वां साल में इनको पुनः राजा घोषित कर दिया जाता है तो ये टैक्स जो है घट के 5500 से कितना हो जाता है, 2000, 3000 और 4000। तो ठीक है, अपने क्षेत्र में विद्रोह करते हैं, डिटेल पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। रघुनाथ महतो से भी इनका भेंट हुआ और रघुनाथ महतो चुवार विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्रोह जो थे वो समकालीन थे। आप सारे विद्रोह को पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत आइडिया होते जाएगा। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, तो एक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला पढ़े हम लोग बैकुंठ धवलदेव, दूसरा पढ़े जगन्नाथ ढाल। अब तीसरा जो है वो पढ़ते हैं पलामू के राजा चित्रजीत राय के बारे में। तो देखिए पलामू जो है वो अगर आप देखिएगा तो झारखंड के मैप में आपको उत्तर पश्चिम की ओर क्या होगा देखने को मिलेगा, उत्तर पश्चिम की ओर पलामू देखने को मिलेगा। और पलामू के बारे में कहा जाता है ये विद्रोहियों का गढ़ था। जो पलामू किला था ना वो एक तरह से प्रहरी था, यानी कि सुरक्षा कवच था। जो पलामू किला पे कब्जा कर लिया तो समझ लीजिए कि उसका पलामू पे भी क्या हो गया, या झारखंड का जो हिस्सा है उस पे भी क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। तो जब हम लोग जो है अफगान के बारे में पढ़ रहे थे, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस समय भी देखे थे कि चेरो राजा जो है या चेरो लोग जो है उनको परेशान कर रहे थे। महाराज चेरो वगैरह सबके आपके के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो उस समय भी ये विद्रोहियों का गढ़ था और अंग्रेजों के समय भी ये क्या था, विद्रोहियों का गढ़ था। तो अंग्रेज फिर क्या चाहेंगे, जो विद्रोही का गढ़ है उस पर कब्जा करना, यानी पलामू किला पे कब्जा करना। और पलामू किला पे कब्जा करेंगे तो फिर वही बात है, उनको वहां से टैक्स मिलेगा, एक और क्षेत्र का क्या होगा, विस्तार होगा और भी उनसे क्या होगा, वहां से फायदा होगा। तो फिर वही बात है कि कोई अंग्रेज आएगा तो हर राजा थोड़ी अपने आप आत्मसमर्पण कर देगा। कोई ऐसे राजा होंगे जो सीधे सीधे आत्मसमर्पण कर देंगे और कोई राजा होंगे जो अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचेंगे और कहेंगे हमारा जितना पावर है उतना पावर से तो हम लड़ेंगे। और उसी क्रम में यहाँ पे जो है राजा चित्रजीत राय जो है वो देखने को मिलता है। तो राजा चित्रजीत राय के बारे में बताया जाता है कि जब यहाँ पे अंग्रेज आ रहे थे उत्तर दिशा से, अभी तो फर्गुसन दक्षिण दिशा से आ रहा था, ये जो है जैकब कैमक जो है वो उत्तर दिशा से आ रहा था। तो अगर आप पूरा इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा अंग्रेज एक दक्षिण से आ रहे थे, यानी ढालभूम तरफ से प्रवेश कर रहे थे, जमशेदपुर तरफ से, और एक पलामू की ओर से यानी उत्तर की ओर से प्रवेश कर रहे थे। आगे चलते चलते दोनों मिल जाता है और इस तरह से पूरे झारखंड पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो फर्गुसन आ रहा था ढालभूम की तरफ से, दक्षिण की तरफ से कैमक आ रहा था पलामू की तरफ से। तो पलामू का उस समय राजा था चित्रजीत राय। फिर वही बात होता है, चित्रजीत राय जो है आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता है। ये लोग जो है हर जगह वही करते थे, जो भी इसके विद्रोही थे उनको मिलाने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं तुमको राजा बना देंगे भाई, तुम हमको इतना टैक्स देना। और इस तरह से यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, अंत में जो है ये पराजित होते हैं और पूरे झारखंड पे ये लोग जो है कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जैकब कैमक जो है चित्रजीत राय को, पूरा घटनाक्रम है लेकिन उतना घटनाक्रम हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा जो फैक्चुअल डाटा है वही हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बोले थे सबका जीवनी अगर पढ़ने लग जाए तो पूरा एक एक किताब जो है हमको पढ़ना होगा और उसके लिए पूरा एक वीडियो सीरीज बन जाएगा। लेकिन 2 से 3 वीडियो में हमको इसको खत्म करना है। तो जो मुख्य पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आपको हम बता रहे हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि जब अंग्रेजों का यहाँ पे आगमन हो रहा था तो पलामू का राजा कौन था, तो चित्रजीत राय था। और चित्रजीत राय जो है वो क्या करेगा, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। और युद्ध छेड़ देगा तो उसका साथ देता है दीवान जयनाथ सिंह, जिसको भोक्ता सरदार के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन जानते हैं अंत में अंग्रेज जो है किसी न किसी तरह से इनको पराजित करेंगे और पराजित करने के बाद
बाद अगला शासक जो यहाँ पे बनाया जाता है वो बनाया जाता है गोपाल राय को। और गोपाल राय देखिए ये जो है 12,000 रुपया सालाना देने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो इस तरह से पलामू पे भी किसका कब्जा हो गया, तो जैकब कैमक यानी कि अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और इसको हम लोग एक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, एक विद्रोह के नाम से जानते हैं। उस विद्रोह का नाम क्या है, तो उस विद्रोह का नाम है चेरो विद्रोह। तो पूछा जाएगा चेरो विद्रोह का प्रथम चेरो विद्रोह, यहाँ 2 चेरो विद्रोह होता है, अभी दूसरा चेरो विद्रोह भी आपको मिल जाएगा, भूखन के नेतृत्व में होता है। तो पहला चेरो विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो चित्रजीत राय का। चित्रजीत राय कहाँ के राजा थे, पलामू के राजा थे। उसके दीवान कौन थे, जयनाथ सिंह, जो कि भोक्ता सरदार के नाम से जाने जाते थे। जब चित्रजीत राय को है ना पराजित किया गया तो पलामू का जो राजा बना वो कौन बना, गोपाल राय। वो कितना टैक्स देना स्वीकार करता है, 12,000। और ये सब भी सवाल जो है जेपीएससी हो या जेएसएससी हो उसमें पूछा जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। अब ये जो विद्रोह हो रहा था, ये जो घटनाक्रम था वो कब था, कब का था, वो भी याद रखिएगा। ये जो था वो 70 और 71 के बीच का घटना था, 70-71 का ये घटना था। तो 67 में ढालभूम में कब्जा हो गया। वीडियो आप पूरा देखिए, धैर्यपूर्वक पूरा देखिए, बहुत सारा चीज आपको याद हो जाएगा। फिर लास्ट में टेस्ट वगैरह बनाइएगा तो और भी चीजें जो है आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे। तो 67 में ढालभूम पे कब्जा होता है। 70-71 में ऊपर तरफ कैमक जो है, जैकब कैमक जो ये अधिकारी है, वो पलामू पे भी क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो 2 बड़े क्षेत्र पे अंग्रेजों का यहाँ पे क्या हो चुका है, कब्जा हो चुका है। अब चूंकि चेरो के बारे में पढ़ रहे हैं, पलामू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पलामू का एक और विद्रोह था, चेरो विद्रोह, जो द्वितीय चरण का विद्रोह था, जो कि लगभग 22 साल 23 साल के बाद हुआ था। मोटा मोटी 25 साल कह सकते हैं, 20-25 साल के बाद हुआ था। और उस समय जो था विद्रोह का नेतृत्व करता वो था भूखन सिंह। तो भूखन सिंह भी हम लोगों के लिए एक स्वतंत्रता क्या हो गए, सेनानी हो गए। तो भूखन सिंह जो है स्वतंत्रता सेनानी, अगर इनके बारे में देखें तो कहा जाता है कि इस समय पलामू जो था वो किसके अधीन हो चुका था, अंग्रेजों के अधीन। हम देखें ना, गोपाल राय को राजा बनाया, उसके बाद जो भी राजा बने वो तो अंग्रेज के अनुसार ही बने होंगे। अब अंग्रेज के अनुसार कोई राजा बनेगा तो अंग्रेज जो जो बोलेगा वही वही करेगा। तो वो लोग जो है टैक्स को लगातार क्या करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, और इससे लोग परेशान थे। और उसी परेशानी के कारण एक व्यक्ति आगे आता है और विद्रोह करता है। तो बोला जाता है चेरो विद्रोह के दूसरे चरण में जो 1800 से 1802 के बीच हुआ था, उसमें जो नेतृत्व करते हैं वो कौन करते हैं, भूखन सिंह करते हैं। और इस समय यहाँ पे बताया जाता है 1784 में चेरो राजा जो था वो चूड़ामन राय था, और वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, टैक्स इंपोज कर रहा था। तो देखिए अब 84 का घटना है, उसके बाद क्या होगा, 84 में नया राजा यहाँ पे आएगा, नया टैक्स जो है इंपोज किया जाएगा। धीरे धीरे लोग जो है वो त्रस्त हो रहे हैं। शुरुआत में तुरंत टैक्स जब इंपोज किया जाता है तो अचानक विद्रोह कोई नहीं करता है। तो समय बीतता गया, लोग परेशान होते गए, और परेशानी इतना बढ़ गया कि आने वाले 14-15 साल में लोग जो है वो बर्दाश्त से इसको बाहर हो गया, लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो गया, और एक व्यक्ति नेतृत्व करता है भूखन सिंह और विद्रोह कर देता है। लेकिन लास्ट में इसको दबा दिया जाता है कर्नल जोन्स और मेजर डेविडसन के तहत, और अंत में 1802 में भूखन सिंह को फांसी दे दिया जाता है। ये जो है इस विद्रोह को, ये जो विद्रोह है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बस इतना याद रखिएगा, भूखन सिंह। जैसा आप प्रीवियस क्वेश्चन देखे तो उसमें क्या पूछेगा, उसको देख के आपको क्या आइडिया आता है, क्या पूछेगा, भूखन सिंह किसका नेतृत्व कर रहा था, तो चेरो विद्रोह का जो दूसरा चरण का विद्रोह रहा था उस समय। भूखन सिंह को फांसी कब दिया गया, तो 1802 में इसको क्या दिया गया, फांसी दिया गया। क्यों ये विद्रोह कर रहा था, तो चेरो राजा जो है वो बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर रहे थे, और भी कारण होगा लेकिन सबसे बड़ा कारण यही था कि चेरो राजा जो है वो टैक्स इंपोज कर रहे थे, जिसके कारण जो है ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे विद्रोह करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है, चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब से कब तक चला, तो 1800 से 1802 देता है। तो इस तरह से प्रथम चरण जो था 70-71 का घटना था, जब जैकब कैमक यहाँ पे आ रहे थे। उस समय चित्रजीत राय राजा थे, याद करते चलिएगा, चित्रजीत राय राजा थे। गोपाल राय जो है नया राजा बनता है, 12,000 देने के लिए स्वीकार करता है, फिर राजा चेंज होते रहेगा, और इस तरह से चूड़ामन राय जो है राजा बनेगा। वो अंग्रेजों के कहने पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज करेगा। टैक्स इंपोज करने से वहां के लोग परेशान होंगे, वहां के लोगों का नेतृत्व करेगा भूखन सिंह। भूखन सिंह को कर्नल जोन्स और डेविडसन जो है उसके अध्यक्षता में दबाया जाएगा, और अंत में पकड़ के 1802 में इसको फांसी दे दिया जाएगा, और इस तरह से इसका मामला खत्म हो गया। अब हम लोग 2 राजवंश के बारे में देख चुके हैं अभी तक। अगर ध्यान पूर्वक अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, अभी तक जो है हम लोग 2 राजवंश के बारे में देख चुके हैं। पहला है ढालभूम का, और दूसरा जो है वो पलामू का। अब तीसरा सबसे बड़ा उस समय का राजवंश था नागवंश। नागवंश के बारे में देखते हैं कि नागवंश का राजा जो है वो ताकतवर था या ये आत्मसमर्पण
कर दिया। क्या किया वो देखिए। तो बोलता है उस समय का नागवंशी जो राजा था वो था कौन? दर्पनाथ शाह। दर्पनाथ शाह जो है वो नागवंशी महाराजा था। जैकब कैमक जो है अगस्त 1971 को, यानी कि जब पलामू पे कब्जा हो रहा था ना, वो जैकब कैमक ही था। वो पलामू पे कब्जा करने के बाद नीचे थोड़ा सा उतरता है, तो नीचे कौन सा राजवंश से उसका मुलाकात होगा? बड़ा राजवंश, तो नागवंश, है ना। 71 में आगमन होता है, कंपनी सरकार की अधीनता स्वीकार कर लेती है और 12,000 रुपये सालाना टैक्स होती है। अगर आप किताब पढ़िएगा तो यहाँ पे भी वैसा कुछ नहीं रहता है कि नागवंशी राजा अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, ऐसा हमको पढ़ने को ज्यादा नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत हो सकता है विवाद हुआ होगा, अनबन हुआ होगा कि हम नहीं मानेंगे, ये सब कहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमको कोई युद्ध के बारे में जानकारी नहीं मिलता है कि नागवंशी राजा जैसे चित्रजीत राय का युद्ध हुआ था, या बैकुंठ धवल देव जो है वो लड़े थे, या जलते हुए किला को अंग्रेजों को सौंपे थे, आत्मसमर्पण नहीं किए थे, ऐसा हमको वहां पे देखने को मिलता है। लेकिन दर्पनाथ शाह जो है उसके कंडीशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि वो युद्ध करते हैं और युद्ध में पराजित होने के बाद अधीनता स्वीकार करते हैं। ये सीधे सीधे हो सकता है या डराने धमकाने से ही, है ना, ये डर गए होंगे और अधीनता स्वीकार कर लिए होंगे, या ये समझ गए होंगे कि अंत में क्या होता है, अंग्रेज जो है हमारे ऊपर कब्जा कर ही लेते हैं, इस बीच कई लोग मारे जाते हैं। सबका अपना अपना सोच है, जिस भी सोच से आप मान लीजिए उस सोच से ये क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस तरह से यहाँ पे 12,000 रुपया टैक्स देने का ये क्या कहते हैं, स्वीकार करते हैं। यानी कि जितना पलामू वाले लोग देने स्वीकार किए थे उतना ही ये जो है नागवंशी राजा भी क्या करते हैं, देने के लिए स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप समझ रहे हैं, अंग्रेज यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ का जो क्षेत्र है, इलाका है, उसमें कब्जा कर रहे हैं और वहां से टैक्स ले रहे हैं, और 12,000 या 5500 ये उस समय का अमाउंट है, और उस समय ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, और यही सब अमाउंट कलेक्ट होगा तब ना शाह आलम द्वितीय को जाके वो 26 लाख रुपया क्या करेंगे, देंगे। तो इस तरह से छोटा नागपुर में यहाँ पे इनका क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। यानी कहने का मतलब है झारखंड का जो हृदय है ना, छोटा नागपुर कहने का मतलब हृदय, बीच का पोर्शन है, वहां पे इनका कब्जा हो जाता है। और इस तरह से उत्तर में पलामू और छोटा नागपुर हो गया, चेरो वंश और नागवंश पे कब्जा, दक्षिण में घाटशिला पे कब्जा। अब छोटे मोटे जो भी इलाके हैं, जिनमें सबसे बड़ा इलाका भी बचा हुआ है हजारीबाग का या रामगढ़ का इलाका, वो जो है वहां के राजा को पराजित करेंगे और इस तरह से पूरे झारखंड पे इनका कब्जा हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज को आपको याद रखना है। अब दर्पनाथ शाह जो है वो तो क्या कर दिया, अधीनता स्वीकार कर लिया, 12,000 देने के लिए तैयार हो गया। एक कहानी भी इनके बारे में सुने होंगे कि जैकब कैमक के साथ अपना ये पगड़ी को क्या करता है, चेंज करता है, क्योंकि यहाँ का राजा जो था वो हीरा नागपुर का राजा कहलाता था, तो इनके पगड़ी में हीरा लगा हुआ था। तो जैकब कैमक बोला कि जब हम लोग के बीच संधि होता है, हम लोगों के देश में संधि होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गले मिलते हैं और पगड़ी चेंज करते हैं। तो ये लोग जो है पगड़ी चेंज किए, उसके पगड़ी में तो कुछ था नहीं, इसके पगड़ी में हीरा था, तो उनको इनडायरेक्टली क्या मिल जाता है, हीरा मिल जाता है। तो ठीक है, यहाँ के राजा वैसे भी उदार थे, उन लोगों के लिए हीरा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हीरा नागपुर का राजा वो लोग कहलाते थे। अब अगला नाम आता है मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह जो है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है, याद रखना होगा, अंग्रेजों को झारखंड में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान किया तो वो कौन करता है, मुकुंद सिंह ही करता है। ये रामगढ़ का राजा था। रामगढ़ भले अभी सबसे छोटा राज्य है, लेकिन पहले क्या था, वो बड़ा राज्य था। सबसे जिला के संदर्भ में भी आप पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा, सबसे नया जिला जो है वो रामगढ़ है, और सबसे पुराना जिला, सबसे पहली बार जब जिला बना था ना, तो उस जिला का नाम भी क्या रखा गया था, रामगढ़ जिला रखा गया था। तो रामगढ़ राज्य का राजा था, शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध किया और ये सवाल भी पूछा गया था। तो झारखंड में सबसे ज्यादा अंग्रेजों को परेशान करने वाला कौन, मुकुंद सिंह। याद रखिएगा, रामगढ़ का राजा था, बहुत ज्यादा परेशान किया था अंग्रेजों को, तब जाके ये अंग्रेजों पे हाथ लगा था। बोलता है कि रामगढ़ में जो मुकुंद सिंह था, तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि एक राजा होगा जो कि पहले से होगा, और एक व्यक्ति ये लोग ढूंढेंगे जो उस राजा का विरोध कर रहा होगा, उसको अपने पक्ष में लेंगे। अंग्रेज बोलेंगे तुमको हम राजा बना देंगे भैया, तुम हमको पैसा देना। तो उसी प्रकार में एक जो है ठाकुर तेज सिंह यहाँ का नाम आता है। तेज सिंह जो बोलता है रामगढ़ पे के गद्दी पे मेरा अधिकार है। अंग्रेज बोलते हैं ठीक है, हम तेरा समर्थन करते हैं। अंग्रेज जो है वो बोल रहे थे कि इसको हम हटाएंगे मुकुंद सिंह को, तुमको हम राजा बनाएंगे, तुमको हम जितना पैसा बोलेंगे तुम दे देना, और इस तरह से मेरे बातों को मानते रहना, तुम राजा, रामगढ़ का राजा बने हुए रहोगे। तो इस तरह से रामगढ़ राज्य पे ठाकुर तेज सिंह क्या करता है, अपना गद्दी पे अधिकार जमाता है, यानी कि वहां पे दावा करता है। अब जब दावा हो गया तो रामगढ़ के इस राजा को पराजित करने के लिए सभी ओर से लोग भिड़ जाते हैं।
तो देख लीजिए, अभी आपको बताया गया दर्पनाथ शाह जो कि नागवंशी राजा है, वो भी अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर चुका है। अधीनता स्वीकार करने का मतलब क्या हो गया कि अब अंग्रेज जो कुछ करेंगे, जो लड़ाइयां लड़ेंगे, उन सब में इनको सपोर्ट करना होगा, चाहे डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए कि रामगढ़ पर 2 ओर से हमला होता है अक्टूबर 1772 में। तो ये वही समय है, 71-72 के आसपास ये लोग आएंगे और पूरे इलाके पे कब्जा कर लेंगे। तो एक ओर से 2 ओर से हमला होता है ना। यहाँ पे दिया गया है छोटा नागपुर खास की ओर से जैकब क्रैमक और इवेंस जो है वो हमला करते हैं। तो एक ओर से इधर हो गया, दूसरी ओर से तेज सी करता है जो कि इसी के गद्दी पे यानी रामगढ़ के गद्दी पे क्या कर रहा था, दावा ठोक रहा था। तो इस तरह से दोनों ओर से यहाँ पे क्या किया जाता है, हमला किया जाता है। तो कहा जाता है, अगर डिटेल पढ़िएगा तो पता चलेगा कि रामगढ़ का ये जो राजा था ना मुकुंद सिंह, वो तेज सिंह को दौड़ाते दौड़ाते गया बिहार तक, क्या किया, ले गया गया। लेकिन पुनः ये लोग वापस से क्या कर दिए, पीछे से हमला कर दिया और इसी बीच जो है इसका कमर जो है टूट जाता है। कमर कहने का मतलब है कि ये जो है कमजोर पड़ जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से ये जो है, जब इस तरह से आक्रमण किया गया तो पंचेत चला गया और इस तरह से पंचेत जाने के बाद लास्ट में ये वहीं क्या हो जाता है, पकड़ा जाता है और पटना में बंदी बनाकर पटना जेल क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। 1774 में ठाकुर तेज सिंह को विधिवत रामगढ़ का राजा बनाया जाता है और 30,000 रुपया सालाना टैक्स लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा विरोध जो था वो रामगढ़ का राजा किया और इसीलिए सबसे ज्यादा टैक्स भी अंग्रेज कहां से ली, रामगढ़ के नए राजा अर्थात ठाकुर तेज सिंह से। तो यही होता है, जब आप जो है विरोध कर रहे हैं तो आपको जब हराया जाएगा ना, तो अगला को भी लगेगा कोई बहुत बड़ा पार्टी को क्या किया है, हराए हैं और इसको हराने के बदले हमको पैसा तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो वही हुआ, अभी तक हम देखें किसी का 5500 है, किसी का 12,000 है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा परेशान किया मुकुंद सिंह, इसीलिए इसको या इस राज्य का जो राजा बना ठाकुर तेज सिंह, तो इसको जो है वो ज्यादा टैक्स क्या किया करना पड़ा, देना पड़ा। तो ये जो है हम लोग याद रखेंगे स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में ठाकुर मुकुंद सिंह को, है ना, मुकुंद सिंह को याद रखेंगे। चेतन सिंह तो आ गया, मुकुंद सिंह को पढ़ते पढ़ते जब हीरो के बारे में पढ़िएगा तो विलन के बारे में भी आपको क्या होगा पता, तो चलेगा ही चलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन से हमारे अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं। हम लोग अभी तक 3 स्वतंत्रता सेनानी के बारे में देख चुके हैं। सबसे पहला आपका बैकुंठ धवलदेव, दूसरा जगन्नाथ ढाल और तीसरा हम कह सकते हैं मुकुंद सिंह। दर्पनाथ शाह को स्वतंत्रता सेनानी के कैटेगरी में हम नहीं रख सकते हैं, या आपको मन है तो आप रख दीजिए, इसमें हम विवाद नहीं करेंगे। बस इतना समझिए कि वो जो है किसी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ता है, वो सीधे सीधे आत्मसमर्पण करता है, 12,000 रुपया दे देता है। अब अगला है रघुनाथ महतो। तो ये जो है हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, अब झारखंड का आगमन हो चुका है, मोटा मोटी अब मान के चलिए कि झारखंड पे अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। अब अंग्रेज के खिलाफ यहाँ के जो आम जनता है वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे और उनमें सबसे पहला नाम आता है रघुनाथ महतो। तो सबसे पहला चीज तो यही पूछा जाएगा ना कि रघुनाथ महतो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो चुआर आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो कि 69 से लेके 1805 के बीच चला। 69 याद होगा, अभी 67 से 77 कौन सा विद्रोह चला था, ढाल विद्रोह, यानी कि जगन्नाथ ढाल की ये समकालीन थे, इसीलिए हम बोले थे उनका मुलाकात जो है वो रघुनाथ महतो के साथ भी हुआ था। चुआड़ जो है एक गाली वर्ड है, चुहाड़ जैसे आप चुहाड़ शब्द सुनेंगे, गाली वर्ड है। तो ये लोग हैं जंगल महाल के रहने वाले भूमिज जनजाति, इसमें विरोध कर रहे थे। तो कहा गया था इसको भूमिज, चूंकि भूमिज विद्रोह एक अलग ही पड़ते हैं, तो जंगल महाल का विद्रोह कहा जाए, चुआड़ विद्रोह ना कहा जाए। तो इस तरह से यहाँ पे इसका नाम तो नहीं बदला हुआ है, चुआड़ विद्रोह से ही क्या किया जाता है, इसको अभी भी जाना जाता है। तो ये सवाल जो है वो पूछा हुआ है, याद रखिएगा। चुआड़ विद्रोह के जो नेता थे वो रघुनाथ महतो थे। जंगल महाल की भूमि जो को चुआड़ कहते थे और चुआड़ जो है एक, हम फिर से बोल रहे हैं, गाली शब्द था। इसमें इतिहासकार बोल रहे थे कि इस शब्द को बदल दीजिए, लेकिन अभी तक ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। अब अगर हम रघुनाथ महतो के बारे में देखें तो इसका जीवनी के, चूंकि व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति के जीवनी के बारे में अगर कुछ मिलता है, जन्म मृत्यु के बारे में, भाई बहन माता पिता, तो उससे भी सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया है, इसीलिए आपको ये भी जानना है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो सरायकेला खरसावां में हुआ था 21 मार्च 1738 को। जो गांव था वो था घुटियाडी और जो प्रखंड था वो निमरी। तो याद रखिएगा सरायकेला खरसावां में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनके पिता का नाम बताया गया काशीनाथ महतो, माँ का नाम था करमी महतो और बहन थी तनु महतो, जो कि इसके आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ली थी और इसीलिए एक पहाड़ी का नाम तनु टोंगरी भी रखा गया है इन्हीं के नाम पे। तो याद रहेगा, उम्मीद करते हैं। हम लोग फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ विद्रोह नहीं पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो व्यक्ति के बारे में ही थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, जहां जरूरी होगा विद्रोह आपको हम बताएंगे, लेकिन विद्रोह आपको
अलग ही एक क्या करना है, चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, रघुनाथ महतो के बारे में। तो रघुनाथ महतो कुछ स्टेटमेंट दिया है क्या? तो हाँ, ये एक स्टेटमेंट दिए थे, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तो पूछा जाएगा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये किसका दिया गया कथन है? तो ये कथन जो है वो रघुनाथ महतो का है। लास्ट में 5 अप्रैल 1778 में ये मारे गए। पूरा घटनाक्रम आपको नहीं बताया गया क्योंकि फैक्ट यहाँ पे हम लोगों को पूछा जाता है तो फैक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं। तो 5 अप्रैल 1778 को ये मारे गए और चुआर विद्रोह जो है उससे रिलेटेड, ये तो नेतृत्व किए लेकिन उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है आपको उसी का नाम याद रखना है जो लीडर था, उसके अलावा भी अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उनका नाम भी आपको याद रखना होगा। तो चुआर विद्रोह से संबंधित अन्य नाम क्या है? श्यामगंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह। आपको सवाल जो है जेएसएससी में भी देखने को मिल सकता है, जेपीएससी में भी देखने को मिल सकता है। पूछा जाएगा जैसे कि संथाल विद्रोह के संदर्भ में पूछा गया ना, आपको पूछा गया संथाल हुल में हजारीबाग से संबंधित कौन थे, तो उसी तरह से पूछा जाएगा चुआर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में कौन व्यक्ति है? तो रघुनाथ महतो तो सबको याद है, लेकिन उसके अलावा भी नाम याद रखना होगा जो इस विद्रोह से संबंधित है। पहला नाम है श्यामगंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह। तो ये लोग जो है चुआर विद्रोह से संबंधित थे। अब अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन है। तो अगला एक स्वतंत्रता सेनानी है जिसका नाम है महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी, जो पहाड़िया विद्रोह को क्या करती है, सपोर्ट करती है या उसका नेतृत्व करती है। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 के आसपास यहाँ पे चला था। अगर रानी सर्वेश्वरी के बारे में यहाँ पे हम देखें तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। 1783 में रानी पर क्या चलता है, मुकदमा चलता है। बहुत सारा घटनाक्रम हम फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि हम स्वतंत्रता आंदोलन नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आंदोलन नहीं पढ़ रहे हैं, पहाड़िया आंदोलन नहीं पढ़ रहे हैं कि हम आपको बताने जाए कि पहाड़िया लोग खेती नहीं करता था तो ये लोग टैक्स नहीं देता था। फिर संथाल यहाँ पे आए, संथालों के बीच, संथाल और पहाड़िया के बीच यहाँ पे विवाद होता है और इन लोगों को क्या किया जाता है, धीरे धीरे जो है वो सेना में भर्ती किया जाता है। संथाल वहां विद्रोह करते हैं, धीरे धीरे खेती किया जाता है और भी कई तरह के लोग, कई तरह से इसको परेशान किया जाता है। लास्ट में ये लोग क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ये सब इसका घटनाक्रम है, विद्रोह है। लेकिन हम यहाँ पे जोड़ेंगे उन विद्रोहियों का जो सपोर्ट करती है, वो कौन करती है, रानी करती है। और रानी पर इसीलिए मुकदमा चलाया जाता है। 6 मई 1783 को उन्हें उनकी जमींदारी से वंचित कर दिया गया। महेशपुर की ये रानी थी, वहां से वंचित कर दिया गया। रानी सर्वेश्वरी को आखिरी समय में भागलपुर जेल में बिताना पड़ा, यानी कि भागलपुर जेल में डाल दिया गया। 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में ही बूढ़ी रानी ने अंतिम सांस ली। तो अगर व्यक्ति के संदर्भ में, स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में देखें तो बस इतना याद रखना है कि हाँ, पहाड़िया विद्रोह जब हुआ था तो पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कौन कर रही थी, रानी सर्वेश्वरी, या उनके विद्रोहियों का जो सपोर्ट है वो विद्रोहियों का सपोर्ट कहां से मिल रहा था, रानी सर्वेश्वरी से मिल रहा था। डिटेल में जाइएगा तो बहुत कुछ हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन वही चीज है ना, कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ना है। कितना चीज को आपको हम यहाँ पे बताएं, है ना, धीरे धीरे यही होता है, कम समय में बहुत चीज बताना होता है ना, तो बताने वाले को भी परेशानी होता है और जो सुन रहा है उसको भी परेशानी होता है। लेकिन ठीक है, आप ये सब सारा चीज माइंड मैप में दिया हुआ है, एक लाइन यहाँ देख रहे हैं, फिर एक बार वहां से भी देख लीजिएगा जो कि ई बुक में डाला हुआ है हम लोगों के ऐप में, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहाड़िया विद्रोह से जुड़े अन्य नेता का नाम भी यहाँ पे देता है, क्या है देख लीजिए। अगस्टस क्लीवेलैंड के बारे में दिया है। 47 सरदारों को कंपनी की अधीनता स्वीकारा और 1300 लोगों को धनुर्धर के रूप में सरकारी सेना में इसको देता है जगह, और जोरा नामक व्यक्ति को इनका प्रमुख बनाता है। यहाँ पे बातों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहाड़िया विद्रोह हम बार बार कर रहे हैं कि ये लोग खेती नहीं करते थे। आप पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, ये लोग हल नहीं चलाते थे। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये लोग बोलते थे कि हल, धरती हमारी क्या है माता, इसके ऊपर हम हल नहीं चलाएंगे। तो प्रकृति जो उत्पाद रहता था, प्राकृतिक उत्पाद, उसी पे ये क्या रहते थे, निर्भर रहते थे। तो इससे अंग्रेजों को घाटा था। ये लोग एक जगह ठहरते नहीं थे तो टैक्स कैसे लिया जाए, दूसरा खेती नहीं करते थे तो भी टैक्स नहीं देते थे। इसीलिए ये लोग जो है इसको सुधारने के लिए अलग अलग अधिकारियों को भेजा जाता है। तो 78 में आते हैं अगस्टस क्लीवेलैंड, जो कि तिलका मांझी में देखेंगे, इसी को ये तीर मारता है। 47 सरदारों को कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब ये लोग जो है, जो लीडर है गांव का, उसको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तुमको हम नौकरी देंगे भाई, तुम हमारा अधीनता स्वीकार कर लो, और इस तरह से विद्रोह ना हो इसलिए इसको सरकारी नौकरी की तरह इनको दे दिया जाता है। लेकिन संथालों को नहीं दिया जाता है, और यही चीज में विवाद होता है। यही बोले ना, फूट डालो शासन करो की नीति, एक ग्रुप को दे रहा है सपोर्ट, एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं दे रहा है। उसके बाद 1300 लोगों को धनुर्धरों के रूप में सरकारी सेवा दिया गया। आप डिटेल पढ़िएगा तो पता चलेगा, पूरा ड्रेस देता है, हाफ पैंट देता है, ड्रेस, है ना, इनका जो भी ड्रेस कोड था वो दिया जाता है, और सेना की तरह इन लोगों को यूज किया जाता था। उसके बाद जोरा नामक व्यक्ति को इनका क्या बनाया गया, हेड भी बनाया गया। तो कुल मिला के फूट डालने का प्रयास किया गया, इन लोगों को नौकरी दिया गया। आप समझिए, अभी के संदर्भ में एक समूह को नौकरी दिया जाएगा और एक समूह को नौकरी नहीं दिया जाएगा। तो जिस समूह को नौकरी नहीं दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं तो
तो अंग्रेजों का विरोध करेगी, या दूसरे समूह का भी ये लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा था पहाड़िया विद्रोह के संदर्भ में देखे थे ना। नाम यहाँ तो उतना नहीं दिया है, तो नाम जो है वो आपको जानना नहीं है। तो देखिए ये जो है बहुत सा बड़ा नाम तो नहीं दिया था, लेकिन कुछ नाम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला नाम जो मिलता है, ठीक तरह इस तरह का जब साजिश होता है तो जगन्नाथ देव जो है वो क्या करते हैं, इस बात का विरोध करते हैं कि आप जो है पहाड़िया जो जनजाति को क्या कर रहे हैं, अब बरगला रहे हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को उसी जनजाति में कुछ लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई जो है ये भेदभाव का नीति जानबूझ के अपनाया जा रहा है ताकि हमारा समाज जो है वो टूट जाए। तो इस तरह से भेदभाव का साजिश समझकर पुनः विद्रोह कर देता है 1778 में। तो इस तरह से ये पहाड़िया विद्रोह चलता है। शहीद जो है उनके नाम में, यानी कि और भी लोग जो जुड़े हुए थे इस आंदोलन से, उनमें किसका किसका नाम आता है, सूर्य चंद्रू सांवरिया, पांचगे डोबा और करिया पुलर। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि पहाड़िया विद्रोह से संबंधित रानी सर्वेश्वरी थी, उसके अलावा पहाड़िया विद्रोह से संबंधित जगन्नाथ देव थे, सूर्य चंद्रू सांवरिया थे, पांचगे डोबा थे, करिया पुलर था। आपको पूछा जा सकता है सूर्य चंद्रू सांवरिया, पांचगे डोबा या कलिया पुलर जो है वो किस विद्रोह से संबंधित है या किस विद्रोह में के लिए ये जाने जाते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है, खुटी तमाड़ आपको समझ में आ रहा होगा, 1882 से 1821 तक चला और कहा जाता है सबसे लंबा ये विद्रोह था और सबसे खूनी विद्रोह था। अलग अलग समय में अलग अलग लोग जो है नेतृत्व करते हैं। इसमें काफी ज्यादा नाम पढ़ने को आपको मिलेगा। अगर आप विद्रोह पढ़े होंगे ना तो सबसे ज्यादा विद्रोह में अगर कोई नाम पढ़ने को मिला होगा तो तमाड़ विद्रोह ही पढ़ा होगा, मिला होगा, और नहीं मिला है तो आज है ना देख लीजिए यहाँ मिल जाएगा। झारखंड का वृहदतम और लंबा सबसे खूनी आदिवासी जो है विद्रोह था, और ये सवाल जो है वो पूछा हुआ भी है। मुंडा आदिवासियों ने विद्रोह क्यों किया गया, तमाड़ विद्रोह वो दिया गया है कारण मुंडा आदिवासियों ने नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध व्यापारी को लूटने के लिए लूटने लगे। तो कुल मिला के आपको बताया गया था कि यहाँ जो है पलामू में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, भूखन से क्यों यहाँ पे क्या करता है, चूड़ामन राय के खिलाफ आंदोलन छेड़ देता है, विद्रोह कर देता है, क्योंकि टैक्स जो है वो अंग्रेजों के अनुसार लगा रहा था, टैक्स जो है उसका रेट बढ़ाते जा रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पे भी नागवंशी राजा जो थे वो अंग्रेजों के कहने पे टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, और इसी के विरोध में ये लोग जो है विद्रोह कर दिए, और जो भी व्यापारी यहाँ से पार हो रहे थे उन सभी व्यापारियों को लूट रहे थे। तो जब व्यापारी को लूटिएगा तो मार्ग असुरक्षित हो जाएगा, वहां से व्यापारी जाएंगे नहीं, और व्यापारी जाएंगे नहीं तो जो चुंगी मिल रहा था, जो टैक्स मिल रहा था वो अंग्रेजों को मिलेगा नहीं। इससे से अंग्रेजों को क्या था, नुकसान था। तो इस तरह से ये लोग अपना विद्रोह जो है वो प्रारंभ करते हैं। मेजर क्राफ्ट को भेजा गया, अब बोला गया कि तुम इन लोगों का क्या करो, दमन करो। 1789 में बताया गया कि तमाड़ में इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे। ये ऑलरेडी हो सकता है थोड़ा बहुत अगर झारखंड के इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, विष्णु मानकी और मौजी मानकी। ये प्रीवियस ईयर में भी क्या किया गया है, पूछा गया है। तो बोलता है कि विष्णु मानकी और मौजी मानकी जो है वो 3000 मुंडाओं को एकत्रित करता है। तमाड़ का इलाका खुदी तमाड़ मुंडाओं का ही वहां पे बहुल्य देखने को मिलेगा। तो मुंडाओं को एकत्रित करता है और बोलता है कि तुमको टैक्स नहीं देना है। मतलब ये सीधे सीधे अंग्रेजों से पंगा ले लेता है और बोलता है कि हम तो टैक्स नहीं देने वाले हैं, तुमको जो करना है कर लो, ना हम नागवंशी राजा को देंगे और ना ही अंग्रेज को देने वाले हैं। तो इस तरह से ये लोग टैक्स नहीं देंगे तो सीधे सीधे किसको नुकसान है, अंग्रेज को नुकसान है। अब अंग्रेज को यहाँ पे नुकसान होगा तो ये तो बर्दाश्त करेगा नहीं, ये जो है क्या करेगा, कुछ ना कुछ उपाय करेगा और इसका दमन करने का प्रयास करेगा। राजा नरेंद्र शाही जो है 1996 में अंग्रेजों का साथ दिया, अतः आदिवासियों द्वारा विरोध कर दिया। यहाँ के राजा जो है वो अंग्रेज का क्या आ जा रहे थे, अधीन आ जा रहे थे, और अंग्रेज के अधीन आने के बाद जो अंग्रेज बोलता था वही काम ये लोग करते थे, और इसीलिए यहाँ के आम जनता क्या कर दे रहे थे, विद्रोह कर दे रहे थे। तो राजा नरेंद्र शाही के बारे में बताया गया कि अंग्रेजों का साथ हो जाता है और इसके कारण फिर से ये लोग विद्रोह कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है अन्य नेता जो कि इस विद्रोह से जुड़े हुए थे, जो है जिसका ये तो अंग्रेज है, कैप्टन लिमन दमन करेंगे वो। तो अन्य नेता का नाम है भोलानाथ सिंह, इसीलिए बोले थे तमाड़ में बहुत ज्यादा नाम मिलेगा। भोलानाथ, ठाकुर विश्वनाथ सिंह, ठाकुर हीरानाथ, ठाकुर विश्वनाथ और राम शाही मुंडा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि तमाड़ विद्रोह से संबंधित विष्णु मानकी, मौजी मानकी तो थे ही, लेकिन ये 1789 के समय विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। आगे 1796 के समय आते हैं तो उस समय 1796-98 में उस समय कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो भोला सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सिंह, ठाकुर हीरानाथ, ठाकुर शिवनाथ और राम शाही मुंडा। क्यों? क्योंकि राजा नरेंद्र शाही जो है अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था और अंग्रेजों के कहने पर सारा काम कर रहा था। अब आगे देखते हैं, और भी कुछ लोग थे जो कि इनका क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। 1807 में यहाँ पे फिर से तमाड़ विद्रोह होता है दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में। 1860 में फिर से यहाँ पे जो है
गिरफ्तारी होता है रफसीज के द्वारा। इसका मतलब जब विद्रोह होगा फिर अंग्रेज अधिकारी आएंगे, उसको क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। 1810 में नवागढ़ में विद्रोह बख्तर शाह के नेतृत्व में होता है और 1812 में इसका ओडोनल के द्वारा दमन कर दिया जाता है। मतलब विद्रोह होगा, विद्रोह के बाद एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा जाएगा, वो अंग्रेज अधिकारी उसका क्या कर देगी, दमन कर देगी। दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मुची राय मुंडा, भद्रा मुंडा, चंदन सिंह सरदार 1819 में पुनः तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा तथा मार्च 1821 में कुंता मुंडा के गिरफ्तारी के साथ ये विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। आपको लगेगा इतना नाम कैसे याद करें, माइंड मैप में सब एक पेज में आपको दिखेगा, एक पेज में दिखेगा तो सब याद हो जाएगा। स्लाइड के कारण अलग अलग स्लाइड में अलग अलग आपको क्या दिख रहा है, नाम दिख रहा है, तो लग रहा है बाप रे बाप इतना नाम कैसे याद करेंगे। लेकिन माइंड मैप में एक पेज में सब नाम दिखेगा तो आप बार बार उसको पढ़ते रहिएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्वेश्चन देखिएगा आंसर आपको मिल जाएगा। तो अभी तक जो कुछ अभी हम लोग पढ़े वो यही है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी प्रमुख विद्रोह, एक ऐतिहासिक यात्रा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे होंगे हिम्मत बना के, ठीक ना। तो यहाँ पे बताया गया है शुरुआती प्रतिरोध और क्षेत्रीय विद्रोह। तो शुरुआती प्रतिरोध में हम देखते हैं झारखंड का यहाँ पे आगमन होता है ढालभूम में, और ढालभूम के उस समय राजा थे बैकुंठ धवल देव, और इस तरह से 22 मार्च 1767 को फर्गुसन जो है चलते हुए नरसिंहगढ़ किला पे कब्जा कर लेता है और अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हो जाता है। फिर अगला राजा जो है ढालभूम का जो भतीजा था जगन्नाथ ढाल, वो बनता है, और 67 में जैसे राजा बनता है कुछ दिन के बाद वो जो है अंग्रेजों के समर्थन से भले राजा बनता है लेकिन अंग्रेजों का विरोध कर देता है, और ये विरोध जो है वो या विद्रोह जो है वो 10 साल तक चलता है, जो कि झारखंड का पहला विद्रोह भी कहलाता है। झारखंड ढाल विद्रोह, जगन्नाथ ढाल इसका 5500 रुपया टैक्स पहले देना था। बाद में जब ये विद्रोह होता है और 77 में पुनः इन्हें राजा घोषित किया जाता है तो ये 2000, 3000 और 4000 सालाना टैक्स देना स्वीकार करते हैं। फिर चेरो विद्रोह होता है, उधर से जैकब कैमक आता है उत्तर की ओर से। पहला चरण में कौन करते हैं, चित्रजीत राय और उसका दीवान जो है जयनाथ सिंह जो कि भोक्ता सरदार है। दूसरा चरण में भूखन सिंह करता है क्योंकि वहां के राजा जो है वो टैक्स ज्यादा कर रहे थे। चुआड़ विद्रोह देखिए रघुनाथ महतो, जो कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो है चुआड़ विद्रोह किसके, ढाल विद्रोह के समकालीन था। 1769 से 1805, ये 1777 से 67 से 77 है। तो अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज जो है ये एक क्या करते हैं, कथन भी यहाँ पे देते हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो है इनका जो है विद्रोह चलता है। इनका साथ कौन दे रहे थे, तो जंगल महल के भूमिज। 5 अप्रैल को ये क्या कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। पहाड़िया विद्रोह में कौन सपोर्ट कर रही थी, तो रानी सर्वेश्वरी। 1300 लोगों को मतलब सरकारी नौकरी में रखा गया, सरदार जो है वो बनाया गया। तो इस तरह से विद्रोह हुआ। तो बाद में और कई लोग जो है इनका विरोध करते हैं। तमाड़ विद्रोह में काफी लंबा ये चलता है, संघर्ष चलता है, और कई लोग विष्णु मानकी, मौजी मानकी, ये सब जो है इनसे जुड़े हुए थे। और भी लोग का नाम आपको बताया गया, इनको थोड़ा बहुत याद करने का प्रयास आप कीजिएगा। तो ये था एक तरह से पहला पार्ट। थोड़ा लंबा आपको लग रहा होगा, हम भी जान रहे हैं कि ये लंबा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि हम लोग जो है ना एक व्यक्ति का 2-3 फैक्ट जो है वही देख रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति से संबंधित पूरा का पूरा आंदोलन है। तो आंदोलन अगर आप नहीं समझे हुए रहिएगा तो इन व्यक्तियों के बारे में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम एक एक व्यक्ति करके आपको बता रहे हैं। जब आंदोलन पढ़िएगा तो आपको ये सब जो है जो अभी आप देख रहे हैं वो सब और बेहतर तरीके से याद होगा, और जब क्वेश्चन बनाने जाइएगा ना तो आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। आपको फिर से हम बोल रहे हैं कि वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो ऐप में आपको ई बुक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। वो मोबाइल के ऐप में ही रहेगा, वो प्रिंट नहीं होता है, डाउनलोड नहीं होता है, वो ऐप पे ही रहेगा। लेकिन आपको जब कभी आवश्यकता होगा हार्ड कॉपी का तो नंबर आपको दिया गया है, वहां से आप हार्ड कॉपी जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगा सकते हैं। और मोबाइल से ही अगर पढ़ सकते हैं या मोबाइल में जो भी माइंड मैप आपको मिल रहा है उससे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा हो आप जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो तिलका मांझी से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और यहाँ से आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो कम लगेगा, क्योंकि अब जो है हम लोगों का एक तरह से बोलते हैं ना शुरुआत में 1 गियर 2 गियर लगता है, तो वो 1-2 गियर लग चुका है। अब आगे हम लोग फुल स्पीड से जाएंगे। उम्मीद करते हैं 2 वीडियो में हम पूरा विभूति जो है वो खत्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।